नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 23 अप्रैल 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस 2020 प्रीलिम बूस्टर हिंदी में, जो हमने आज से इसकी सीरीज़ स्टार्ट की है। पहला आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी क्या होती है। न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी एक एग्रीकल्चर सब्सिडी है जो कि उन उर्वरकों पे दी जाती है जो एन, पी, के और एस न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर न्यूट्रिएंट्स रखते हैं। उन उर्वरकों पर ये सब्सिडी दी जाती है। जैसे इसमें लिखा कि नाइट्रोजन वाले उर्वरकों पर कितनी, यानी फर्टिलाइज़र पर 18 रुपये 78 पैसे, और फास्फोरस पर 14 रुपये 88 पैसे, पोटास पर 11 रुपये 10 रुपये 11 पैसे और सल्फर पर 2 रुपये 37 पैसे की सब्सिडी दी जा रही है। रिसेंटली ये चर्चा में क्यों आया? रिसेंटली चर्चा में ये आया है कि फास्फेटिक पोटासिक उर्वरक जो होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं फास्फेटिक पोटासिक, यानी जिसमें फास्फोरस होता है और पोटास होता है, उन पर 22 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ने सब्सिडी जो है मंजूर कर दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने अमोनियम फास्फेट जैसे जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र होते हैं उन पर भी मंजूरी दी है, ठीक है, जिस पर 22,186 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है कि 22,186 करोड़ रुपए जो हैं इस फर्टिलाइज़र सब्सिडी पर खर्च होंगे। उसके बाद अब हम ये जान लेते हैं कि एनबीएस यानी न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी जो है प्रारंभ कब की गई थी। ये प्रारंभ की गई थी 2010 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लेता है रिसेंटली, तो रिसेंटली नहीं, इसको 10 वर्ष हो गए हैं न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी को देते हुए सरकार को। और ये उन पोषक तत्वों पर दी जाती है जिनमें एन, पी, के, एस, यानी उन फर्टिलाइज़र को दी जाती है जिनमें एन, पी, के, एस होता है। ये यूरिया को इसमें शामिल नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूरिया को छोड़कर शेष सभी जो फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें एन, पी, के, एस होता है उनको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया एनबीएस स्कीम के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा है आप्त मित्र हेल्पलाइन एवं एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई हाल ही रिसेंटली कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसमें होगा क्या, इसमें कोई भी व्यक्ति जो कोविड-19 के जिसमें सिम्टम्स पाए जाते हैं वो इस हेल्पलाइन पर या इस ऐप के ज़रिए किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से कांटेक्ट कर सकता है जो कि इसमें रजिस्टर्ड होंगे पहले से ही। आप्त मित्र क्या है, ये 2 लेवल प्रणाली है इसमें, जिसमें पहले में क्या होगा कि जो वॉलंटियर हैं, रजिस्टर्ड हैं, हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं, जो वॉलंटरी इस पे रजिस्टर हैं उनके द्वारा, और दूसरा जो पेशेवर हैं यानी जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे एमबीबीएस हैं और एमडी वगैरह जो लोग होते हैं जो हेल्थ से जुड़े होते हैं, डॉक्टर समझ सकते हैं हम, वो होंगे। तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, जो व्यक्ति अपने आप में सिम्टम्स महसूस करता है वह इस पर कांटेक्ट करेगा और उसके द्वारा डॉक्टर या जो भी उसमें रजिस्टर्ड हेल्थ प्रोफेशनल होंगे वो उससे कांटेक्ट करके उसको सलाह देंगे कि आपको किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप्त मित्र पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पीवी सिंधु के बारे में है। पीवी सिंधु न्यूज़ में आई हैं, क्यों? क्योंकि हाल ही में जो वर्ल्ड फेडरेशन है बैडमिंटन की, उसके द्वारा आई एम बैडमिंटन कौन सा अभियान चलाया गया है, आई एम बैडमिंटन, इसकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत की पीवी सिंधु को, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है फैक्ट। उसके बाद ये जो अभियान है वो क्यों चलाया गया? ये अभियान इसलिए चलाया गया है कि जो खेल है यानी बैडमिंटन है उसमें ईमानदारी और स्वच्छ, कह सकते हैं हम कि खेलों में इथिक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी खेल जो हैं वो इथिक्स पर आधारित हों, यानी ईमानदारी हो उनमें और कोई भी मतलब चीटिंग की बात ना की जाए। तो इसको बढ़ाने के लिए आई एम बैडमिंटन अभियान लॉन्च किया गया है। इसमें भारत की पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनके अलावा कई और लोगों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जैसे मिशेल ली कनाडा के हैं, चीन के हुआंग या क्यूंग, उसके बाद जर्मनी के बलेस्का नोलुच और हांगकांग के चैन होन। तो देखिए, आप ये भी पूछा जा सकता है जैसे ट्रू फॉल्स में कि क्या पीवी सिंधु एकमात्र ब्रांड एम्बेसडर हैं आई एम बैडमिंटन के, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पीवी सिंधु के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं क्या है। पीवी सिंधु जो हैं ये भारत की एक प्रोफेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप बनने वाली भी पहली भारतीय हैं बैडमिंटन में। उसके अलावा इन्होंने 2017 में ये सेकंड नंबर पर थी और प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनको जान लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है एक खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे अगला आर्टिकल है कि बीआरओ ने एक रावी नदी के ऊपर एक स्थायी पुल का निर्माण किया है जिसको कासोबाल पुल कहा गया है। कासोबाल पुल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कहाँ है, तो कासोबाल पुल जो है रिसेंटली न्यूज़ में आया है, ये है पंजाब में। ठीक है, इस पुल का निर्माण जो है समय से पहले पूरा कर लिया गया है, इसलिए काफ़ी चर्चा में आया है। बीआरओ की फुल फॉर्म हमने कई बार डिस्कस की है। बीआरओ की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीमाई इलाके यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं हमारे देश की, उन सीमाओं के आसपास ये डेवलपमेंट का काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट में रोड बनाना, पुल बनाना, ये सब काम आते हैं बीआरओ के अंतर्गत, जो कि सीमाई इलाके होते हैं। और ये जो पुल बनाया गया है कसोबाल पुल, ये बनाया गया है चेतक के तहत। एक प्रोजेक्ट है बीआरओ का चेतक, उसके तहत इसको बनाया गया है। उसके अलावा ये बना किस नदी पर है, ये बना है रावी नदी पर। रावी नदी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। रावी नदी का प्राचीन नाम इरावती भी कहा जाता है और इसको परुष्णी भी कहा गया है ऋग्वेद काल में। ठीक है, और इसका उद्गम जो होता है, 1 मिनट हम इसको मैप से आपको समझाते हैं तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है रावी रिवर, आपको दिख रही होगी ये ब्लू लाइन, या इसको हम, ठीक है, ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से और उसके बाद ये पंजाब जाती है, फिर चली जाती है पाकिस्तान में। आप देख सकते हैं, ये देखिए ओरिजिन जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के रोहतांग दर्रे से है और जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, उसके बाद इसको हमने डिस्कस किया था अभी कि ऋग्वेद में इसे परुष्णी नदी भी कहा जाता था। ये अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि ये सिंधु जल संधि जो हुई थी 1960 में, उसका भी भाग है, क्योंकि सिंधु जल संधि में 6 नदियाँ शामिल थीं। कौन कौन सी नदियाँ शामिल थीं जल्दी से देख लेते हैं। इंडस थी, झेलम थी और चेनाब थी। उसके बाद ब्यास, रावी और सतलज। ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं जो हमने सर्किल में डिस्कस की हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, इनका जो होल्ड है वो पाकिस्तान को दिया गया था सिंधु जल समझौता से, और रावी, सतलज और ब्यास, इन तीनों का जो होल्ड है वो भारत को दिया गया था सिंधु जल समझौता से, जो कि 1960 में हुआ था और कराची में ये साइन हुआ था। भारत की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग लिया था और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी सिंधु जल समझौते में। जो भारत के होल्ड में नदियाँ थीं उनका जल का उपयोग जो है वो भारत कर सकता है, और जो पाकिस्तान के होल्ड में थी उनका 60% जल जो है वो पाकिस्तान यूज कर सकता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया रावी नदी के बारे में और सिंधु जल समझौता के बारे में। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कासोबाल पुल जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। हाल ही में भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित एक डाटा रिलीज किया गया है नासा के द्वारा। इसमें बताया गया है कि 20 साल के न्यूनतम स्तर पर वायु प्रदूषण पहुंच गया है भारत में। तो इस रिपोर्ट में एक वर्ड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो चर्चा में भी काफ़ी रहा है, जिसका नाम है एरोसेल ऑप्टिकल डेप्थ, जिसको AOD कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस प्रकार से BOD होता है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसी प्रकार से ये एरोसेल ऑप्टिकल डेप्थ है। ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है वायुमंडल में, 1 मिनट ये तस्वीर आप देखिए तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वायुमंडल में उपस्थित ऐसे कण होते हैं जो सन की लाइट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं या स्कैटरेट कर देते हैं, यानी उसको सतह पर नहीं आने देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल हैं छोटे छोटे से और सन की लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई,
या एब्जॉर्ब कर ली, तो क्या होता है कि पृथ्वी के जो वायुमंडल होते हैं उसमें प्रकाश इंटर नहीं कर पाता है, जिस कारण क्या होता है यहाँ धुंधलापन पैदा हो जाता है। इसी को कहते हैं एरोसेल ऑप्टिकल डेप्थ, यानी जितनी ज़्यादा एरोसेल ऑप्टिकल डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा मौसम कैसा होगा, धुंधला होगा। और एरोसेल ऑप्टिकल डेप्थ अगर कम होगी तो मौसम कैसा होगा, क्लियर होगा। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें अब हम इस स्लाइड को भी देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। जब एरोसेल जो है सतह के पास होते हैं तो क्या होता है, तब होता क्या है इसमें, एक या इससे अधिक ऊपर की ऑप्टिकल डेप्थ होती है, ठीक है, तो धुंधली होती है। जैसे जब माना AOD जो है 1 और मोर देन है तब क्या होगा, धुंधला होगा। और जब AOD जो है 0 है तब क्या होगा, क्लियर स्काई होगी, ठीक है। तो एरोसेल ऑप्टिकल डेप्थ जो है ज़्यादा होना क्या है, ये नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो न्यूज़ आई उसमें यही बताया गया है कि एरोसेल ऑप्टिकल डेप्थ जो है वो कम हो गई है, पिछले 20 सालों में ये सबसे कम है। और इसको जो मापने का जो तरीका था वो मॉडल कौन सा था, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोडियोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि मोडीज़ क्या है। तो मोडीज़ की जो फुल फॉर्म है वो है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोडियोमीटर, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। चलते हैं अब आगे, अगला आर्टिकल क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया, ये इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं उनमें ये इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है, ये 23 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है, 23 अप्रैल को जो इंग्लिश के फेमस राइटर हैं, आप सभी जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर, जिनकी जन्मतिथि तथा मृत्यु तिथि दोनों 23 अप्रैल को थी। ये कोइंसिडेंट ही है कि 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी। उसके बाद 2010 में क्या हुआ था, जो UN का जन सूचना विभाग है उसने अपनी सभी जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनके लिए अलग अलग डे फिक्स किए कि उनके संबंधित जो दिन हैं वो कब कब मनाए जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं में से एक है अंग्रेजी भाषा दिवस, जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा जो अन्य भाषाएं हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो अरबी भाषा जो कि मनाया जाता है 18 दिसंबर को, और चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को, हाल ही में बनाया गया था। स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, और फ्रांसीसी जो 20 अप्रैल को मनाया जाता है, और रूसी लैंग्वेज डे है वो 6 जून को मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की कितनी ऑफिशियल भाषाएं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में। तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं, इंग्लिश है, अरेबिक है, चाइनीज़ है जिसको मैंदारिन कहते हैं, स्पेनिश है, रसियन है और फ्रेंच है। देखिए हिंदी का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। हिंदी जो है वो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है मल्टी लैंग्वेज या जिसको हम बहुभाषावाद कहते हैं, और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है हमारा विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस के बारे में है। यह भी इम्पोर्टेंट डे की सीरीज़ का एक पार्ट है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे। इसको 23 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, उससे थोड़ा सा हट के है ये कि 23 अप्रैल को क्या हुआ था। ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन का एक ऐतिहासिक महत्व है। क्या महत्व है, एक राइटर हैं मिगुएल डी सर्वेंटेस, उसके बाद विलियम शेक्सपियर जो तो हमने अभी डिस्कस किया था, इंका गैलिसियो डे ला वेगा, इनका क्या हुआ था, देहावसान हुआ था। यानी इन राइटर्स की जो डेथ हुई थी वो 23 अप्रैल को हुई थी, इसी वजह से इसका ऐतिहासिक जो महत्व है वो यही है। और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष इसलिए मनाया जाता है जिससे कि पुस्तकों के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके और जो इम्पॉर्टेंट लेखक हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा सके, ठीक है। और इस बार ये मनाया गया है 23 अप्रैल को ही, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद पहली बार ये मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 को, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप याद रख सकते हैं कि 1995 में मनाया गया था, ठीक है। क्यों मनाया गया था, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की जो डेथ हुई थी वो 23 अप्रैल को हुई थी। इसके अलावा इस आर्टिकल से जुड़े जो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो ये जान लेते हैं हम कि 2020 के लिए जो पुस्तक
राजधानी है वो कौन सी है, कोलालमपुर है, जो कि मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। और 2019 के लिए शारजा थी, और 2018 के लिए कौन सी थी, एथेंस थी। ठीक है, एथेंस जो कि यूनान में है। और सबसे पहली पुस्तक राजधानी कौन सी थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। सबसे पहली जो पुस्तक राजधानी थी वो कौन सी थी, वो थी मैड्रिड, यानी जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। 2001 में ये बनी थी सबसे पहली पुस्तक राजधानी। चलते हैं आगे। अगला जो आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब मनाया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो कब जारी किया गया, ये जारी किया गया है 22 अप्रैल को, और भारत को इसमें 142वां स्थान मिला है। तो इस आर्टिकल से संबंधित जो बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पहली बात तो जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा या RSF के द्वारा। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा या RSF के द्वारा, जो कि एक पेरिस बेस्ड NGO है, NPO है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है और इसमें भारत को 142वां स्थान मिला है। एक मिनट। और जो सबसे लास्ट स्थान है वो मिला है उत्तर कोरिया को, 180वां स्थान। चाइना की भी रैंकिंग काफ़ी कम रही है, 177। ठीक है, पाकिस्तान को 145वां स्थान मिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें जानने थे। आपको भारत की जो रैंकिंग है वो याद रखनी है, और पहले स्थान पर कौन आया है और अंतिम स्थान पर कौन आया है। पहले स्थान पर है नॉर्वे और अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया। ये सूचकांक जारी किया जाता है, हमने डिस्कस किया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, जो कि एक पेरिस बेस्ड NGO है और जो कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया है, और ये बताया गया है कि दक्षिण एशिया का जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा रिपोर्टर्स के लिए मतलब बल संवेदनशील है। दक्षिण एशिया का जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन करने वाला रीजन बना हुआ है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और UPPC से संबंधित जो भी प्रीलिम बूस्टर की न्यूज़ होगी उसको हम डिस्कस करेंगे डे टू डे। और इसके बाद अगर आपको कोई भी कंसर्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।